हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को बोला था कि यूनिट टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो सॉल्यूशन। पहले हम जीओसी स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 3 जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें बोरॉन का क्या है क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन H2B मतलब BH2 एंड NH2 में। देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस आप लोगों के पास अलग हो सकता है, क्योंकि वो उसमें ऑप्शन होता है ना कि रैंडमली क्वेश्चन होता है, किसी का क्वेश्चन नंबर कुछ है, किसी का कुछ है, वो जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो जिस सीक्वेंस में मैं करा रही हूँ वो वाली सीक्वेंस की PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, या तो ग्रुप पे या ऐप पे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं क्वेश्चन रीड भी करती जाऊंगी ताकि आपको पता चलता रहेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BH2 NH2। देखो उन्होंने ये हमारा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ, जो मेरे पास PDF है और यही आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो BH2 NH2 में उन्होंने बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो देखो बोरॉन, पहले हम बोरॉन देखते हैं। बोरॉन क्या होता है, 2s2 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ, 2s2 2p1। ये देखो, तो ये 2s2 और 2p1, ठीक है। लेकिन जब ये इस फॉर्म में तो बॉन्डिंग करता नहीं है, क्योंकि देखो इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाया। अगर इस फॉर्म में बॉन्डिंग करता तो एक ही बॉन्ड बनाता। देखो तो ये कैसे इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, 2s1 2p2। तो इस तरीके से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, ठीक है। 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लस एक वैकेंट p ऑर्बिटल अपने पास कंटेन करता है, ठीक है। तो ये वाला जो वैकेंट, ये जो लोन पेयर है वो इस वाले वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट होते हैं। तो यहाँ जो बोरॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, sp2। बोरॉन अधिकतर sp2 ही हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है। देखो तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ मैं। देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है, 4 स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ एक ये है, ये एक यहाँ कार्बोकेटाइन है, ये हमारा A नंबर है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद B क्या है, B है, एक यहाँ कार्बोकेटाइन है और C में भी सेम है, बट यहाँ रेजोनेंस नहीं। अब देखो इन तीनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी पूछी है। तो देखो कार्बोकेटाइन की किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें 5 फैक्टर लगाने होते हैं। किस सीक्वेंस में लगाने होते हैं ये याद रख लो, मैं वैसे यहाँ लिख देती हूँ, पर फिर भी मैं मुँह से भी बता देती हूँ, नोट कर लो और लिख भी दूंगी। तो देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें 5 फैक्टर लगाने होते हैं। तो जो सीक्वेंस में बता रही हूँ वो फैक्टर उसी सीक्वेंस में लगाना है। ये नहीं कि सबसे पहले जो इंडक्टिव लगा दिया, कुछ भी लगा रहे हैं, हमारा जो मन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है तो हमें फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं उनको यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ। सबसे पहला फैक्टर कौन सा लगाते हैं हम, मीजोमेरिक, ठीक है। मीजोमेरिक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। फिर उसके बाद आता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। और फिर थर्ड आता है हमारे पास रेजोनेंस, फोर्थ आता है इंडक्टिव, फोर्थ आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिफ्थ आता है हमारे पास इंडक्टिव। देखो अधिकतर लोग, मतलब ये होती है, सब लोग करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो शुरू में स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं उन्हें सबसे पहले इंडक्टिव दिखता है, वो कहीं भी सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले इंडक्टिव कभी नहीं लगाना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते टाइम कभी भी ये जो 5 फैक्टर लगाने वो इसी सीक्वेंस में लगाने, तुम्हारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो पहला है मीजोमेरिक, दूसरा एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। तो देखो इनमें से अगर मान लो किसी में एक में मीजोमेरिक होता, ठीक है, मान लो यहाँ OCH3 ग्रुप लगा होता, तो इसको क्या होता, मीजोमेरिक प्लस M इफेक्ट मिल जाता, तो फिर ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता। लेकिन अभी तो किसी में मीजोमेरिक नहीं है। दूसरा एरोमेटिस, तो एरोमेटिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही, मतलब कि जैसे इस टाइप का जो हमारा कार्बोकेटाइन होता है, ये वाला 7 मेंबर रिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटाइन
कैटायन है वो एरोमेटिक है, तो मतलब ये फिर दूसरे नंबर पे आ जाता। मेसोमेरिक के बाद क्या आ जाता? एरोमेटिसिटी। फिर देखो थर्ड नंबर पे आता है रेजोनेंस। तो देखो रेजोनेंस तीनों में है, तीनों में नहीं सॉरी 2 में है। आप देखो तो मतलब कि ये वाला इन दोनों से कम स्टेबल है, ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में रेजोनेंस है, ठीक है, तो इन दोनों में देखो इसमें केवल एक बार रेजोनेंस है और इसमें ये यहाँ रेजोनेंस, तो इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा बनेगा? एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ कार्बोकेटायन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इसको इधर जाएंगे तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ है, यहाँ कार्बोकेटायन आ जाएगा। मतलब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसके कितने होंगे? 2 ही होंगे। यहाँ कार्बोकेटायन आ जाएगा, तो ये वाला इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बी से, ज़्यादा स्टेबल है सी से, ठीक है। बी ज़्यादा स्टेबल है सी से, क्योंकि सी में तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो मतलब ये 2 पॉइंट हमको मिले नहीं, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस, तो हमारा रेजोनेंस से ही कंपैरिजन हो गया कि इन दोनों में रेजोनेंस है उसमें नहीं है, तो वो कम स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में भी इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है क्योंकि 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इसमें 2 ही है, तो ये वाला कम स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ऐसे करके इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। इसमें हाँ, इसमें एक स्ट्रक्चर दिया है और बोला है कि बताओ इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि क्या? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल यानी क्या होता है? लवर, और मतलब वो और जो उसको इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। और इलेक्ट्रोफाइल देखो बताती हूँ, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इसका मीन्स देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर। तो जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो वो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अब हम वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें जो दिया है? देखो OCH3, इसके बाद डबल बॉन्ड और 1 2 3 थर्ड पे ये है, इसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास है NH2, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड। देखो इसको उन्होंने 1 मार्क किया हुआ है, इसको मार्क किया है 2 और इसको मार्क किया है 3। देखो अब क्या है, ये वाला जो ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब कि डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे देखो 2 कार्बन थे, ठीक है। अब 2 कार्बन के पास अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो उन्होंने एक सिंगल बॉन्ड तो बना लिया। मतलब उनका काम सिंगल बॉन्ड से भी चल सकता था, लेकिन एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण उनके एक जो p ऑर्बिटल है उसमें और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं? साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक बॉन्ड से भी काम चल जाता, लेकिन 2 बने, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो क्या होता है, यहाँ तो करेगा नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये जो नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो क्या बॉन्ड बनाएगा? पहले से तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसलिए ये वाले जो ये क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक होती है एल्कीन, ठीक है। हाँ न्यूक्लियोफिलिक होती है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है, देखो न्यूक्लियोफिलिक कौन होती है? एल्कीन। न्यूक्लियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। और फाइल मतलब वही लवर, तो मतलब कि जो न्यूक्लियस को चाहता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ अटैक करना चाहती है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये एल्कीन एक्टिव रहेंगी उसके सामने रिएक्शन करने के लिए। ये मैं इतनी देर से समझाना चाह रही थी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दौरान। अब देखो क्या है इसमें
ये OCH3 है, ये NH2 है और ये भी ऑक्सीजन है। देखो ये प्लस M लगा रही है, ठीक है, OCH3 प्लस M लगाता है, NH2 भी हमारे पास प्लस M लगा रहा है और ये जो ऑक्सीजन है ये भी हमारे पास प्लस M लगा रही है। मतलब भाई इतना देखो, ये तीनों एल्कीन एल्कीन है, सही है तीनों, मतलब अब हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद तीनों में मान लो अगर एक एल्काइन होती तो वो जीत जाती एल्कीन के ऊपर, है ना, लेकिन यहाँ तीनों एल्कीन है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनसे अटैच्ड ग्रुप देखेंगे। तो देखो यहाँ OCH3 है, यहाँ NH2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, तीनों में प्लस M प्लस M। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ प्लस M की ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डोनेट करता है। तो ऑर्डर ऑफ प्लस M में ये NH2 है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मतलब इन दोनों से तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में भी देखो OCH3 मतलब दोनों से जो प्लस M लगा रही है वो ऑक्सीजन ही लगा रही है, लेकिन ये वाली जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में प्लस इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में। तो मतलब जब वो इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगी, लेकिन जब अगर उसके साथ कॉन्जुगेशन करेगी, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो इसको भी डेंसिटी चाहिए, तो जब ये इसके साथ अटैक करेगी तो क्या होगा, वो भी कॉन्जुगेशन में ना, यहाँ से अटैक करेगी, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तब ये खाली रह जाएगी। तो लेकिन ये हमेशा इसी को फेवर करेगी, ये इधर से शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये हमेशा इसी के साथ रेजोनेंस करेगी, तो इसलिए ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास, OCH3 वाला, फिर आ जाएगा हमारे पास OCO-CH3 वाला। तो इसी के अकॉर्डिंग जिसका मतलब मेसोमेरिक ज़्यादा है वही इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक ज़्यादा करेगा, है ना, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा दे रहा है तो सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट में भी हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है, लेकिन बेंजीन रिंग पे अलग अलग ग्रुप्स लगाए हैं, ठीक है, ये देखते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। देखो सब जगह बेंजाइलिक तो कार्बोकेटाइन तो कॉमन है हमारे पास, CH2, ठीक है, एक CH2, इसमें क्या ग्रुप लगा है, पहले वाले में ग्रुप लगा है OCH3, ठीक है, दूसरे वाले में ग्रुप लगा है OCO-CH3, तीसरे वाले में लगा है OCH3 बट मेटा पे, तीसरे वाले में लगा है OCH3, यहाँ तो CH2 पॉजिटिव, OCH3 लगा है लेकिन मेटा पे। अब देखो 4th वाले में क्या लगा है, इसमें लगा है NH2, ये CH2, सेम अभी ऊपर जैसा किया वैसे ही करना है, बता देती हूँ। देखो अब क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है तो ये यहाँ से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए ये इधर रेजोनेंस करेगा, ये इधर करेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसके तो ये एक बॉन्ड तो इसने इधर से बना लिया, लेकिन ये तो खाली हो गया ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ हम क्या लगाएंगे, OCH3, या इसका बनेगा, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे सेम, तो देखो CH2 है, पॉजिटिव नहीं आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ये पॉजिटिव, OCO-CH3। अब देखो कभी भी ये पॉजिटिव चार्ज मेटा पे तो नहीं आएगा, क्योंकि मान लो अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अगर ये इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। तो ये जो है वो हमारे पास प्लस M
नहीं लगा पाएगा, क्या लगाएगा, केवल माइनस आई। ये देखो ये क्या क्या लगा रही है, ये प्लस एम लगा रहा है, प्लस माइनस आई लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है। लेकिन देखो डोमिनेंट क्या करता है, OCH3 का तो प्लस एम डोमिनेट करता है, NH2 का भी प्लस एम, इसका भी प्लस एम, लेकिन यहाँ प्लस एम ये लगा ही नहीं पा रहा है, नहीं लगा पा रहा है ये, तो क्या इसका सिर्फ माइनस आई लग रहा है। तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तुम और खींच लो तो वो तो डिस्टेबल ही होगा ना, तो ये उसको डिस्टेबलाइज करेगा। और ये NH2 है, प्लस एम लगा रहा है, माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम। अब वही प्लस एम का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन का। अगर इसका सेम ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड से CH2 और ये NH2, तो प्लस एम का ऑर्डर लगाएंगे देखो, तो इसमें NH2 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद OCH3 का, फिर यहाँ भी दोनों O है, लेकिन इसके साथ एक माइनस एम ग्रुप लगा है, OCH3 इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये वाले इसके साथ भी रेजोनेंस करेंगे, प्लस जो एक ग्रुप है COCH3 इसके साथ भी करेंगे। तो जब इसके साथ रेजोनेंस करेंगे तो इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन दोनों में इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, D सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर होगा A, फिर होगा B, फिर होगा C। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ का, कौन सा है, B। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, 3 कंपाउंड दिए हैं, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। पहला क्या है हमारे पास, पहला है CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड है। ये ABCPQR थोड़ा देख लेना है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं ऑप्शन में PQR लिखा है या ABC लिखा है, तो पिछले वाले में शायद ऐसा हो गया था, इसमें ABC ही है, हाँ नहीं 1 2 3 है, सॉरी इसमें 1 2 3 है। तो ये 1 और 2 में क्या है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, और थर्ड में क्या है हमारे पास CHF3। अब देखो यहाँ लगाएंगे तो क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, तो H प्लस निकाल देंगे सबसे पहले। तो क्या बचेगा हमारे पास CH3CO माइनस, यहाँ से अगर माइनस H प्लस करेंगे तो CCl नेगेटिव, H प्लस निकला, तो फिर आता है हमारे पास C नेगेटिव F, ठीक है। अब ये तो हमने इनके H प्लस निकाल लिए। अब H प्लस निकालने के बाद जो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही, जब वो कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब हम एनायन की स्टेबिलिटी के बेस पे कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है। तो देखो एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहला फैक्टर क्या होता है, सबसे पहला फैक्टर होता है साइज, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा फैक्टर होता है रेजोनेंस, और फोर्थ फैक्टर हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव। देखो तो सबसे पहले साइज, लेकिन ये बात याद रखना कि जो साइज है वो हम ग्रुप में कंपेयर करते हैं, पीरियड में नहीं करते, क्योंकि उसमें लगभग साइज सेम हो जाता है, ठीक है, उतना कंपेरेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव, ये 4 फैक्टर इसी सीक्वेंस में, बार बार बोल रही हूँ, फैक्टर चारों लगाना है, मुझे पता है लगाओगे भी तुम लोग, लेकिन उल्टे सीधे सीक्वेंस में लगाओगे और सबसे पहले इंडक्टिव ही लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाना इंडक्टिव। अब देखो साइज मैंने बताया, ये तो देखो O नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ C नेगेटिव, ये एक ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो हम पीरियड का तो काउंट ही नहीं करेंगे। फिर देखो दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें इसलिए मतलब कि ये वाला तो जिनसे इन दोनों से ज़्यादा एसिडिक हो गया, मतलब पहला वाला तो ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब देखो CHCl3 और CHF3 में क्या हुआ,
दोनों कार्बन कार्बन आ गए, है ना। आप देखो, अब कुछ अगर तुम लोग पता क्या करते, मैंने क्यों ये फैक्टर लिखा है, क्या करते सबसे पहले ना, देखते भाई नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन का इंडक्टिव ज्यादा होता है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ज्यादा स्टेबल करेगी, तो इसको पहले रख देते। किया भी होगा शायद बहुत लोगों ने टेस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं करना, उसके पहले देखना है रेजोनेंस। तो देखो यहाँ क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो नेगेटिव चार्ज उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए ये जो फैक्टर है ना वो मतलब याद होने चाहिए पूरे, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो कौन से 5 फैक्टर लगते हैं, एनाइन की देखते हैं तो कौन से फैक्टर लगते हैं, वो लगते हैं वो तो ठीक है, पर किस सीक्वेंस में लगते हैं ये भी याद होना चाहिए। तो देखो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है, रेजोनेंस करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसके बाद क्या आ जाएगा 2, फिर आएगा 3, ठीक है। तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा कि 1 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, होना भी चाहिए, ये एसिडिक एसिड, उसका नाम ही एसिड है, ये फिर क्लोरोफॉर्म है, और फिर ये CH3, इन दोनों में हमने कंपैरिजन देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी साइड सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी साइड पर अटैक करेगा। देखो कंपाउंड क्या दिया है, मैच कर लेना आपने, उसमें लिख लेना, देख लेना PDF में, बताती हूँ मैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं 6, हाँ इसमें ये दिया है CH डबल बॉन्ड CH। अब उन्होंने इसको 1 दिया है और इसको 2 दिया है। आप देखो इसमें उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, अभी बताया था मैंने क्यों आएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे आएगा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ेगा या इस पे जुड़ेगा, ठीक है। जैसे 12th में तुम ये सब रूल पढ़ते थे ना, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, परऑक्साइड, ये सब है ना इन्हीं के बेसिस पे बताए गए हैं, ठीक है। ये जो चाप इफेक्ट्स अपन पढ़ते हैं ना GOC में, कि इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस, इन सब के बेस पे ही वो सारे रूल्स बने। तो तुम अगर इनको अच्छे से समझ जाओगे तो तुम्हें रूल्स को ऐसा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं इसको बताती हूँ कैसे। इसमें इस एल्कीन, इसको देखो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड के पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। आप कोई सोचेंगे कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो 1 वाली साइड ज्यादा न्यूक्लियो, मतलब इस साइड इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, मान लो यहाँ जी ये तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, जब ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, मतलब कि एक टाइप का रेजोनेंस ही होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो देखो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, एक H+ यहाँ से निकल जाएगा, मतलब निकलता नहीं है लेकिन रेजोनेंस के लिए, ये हो गया, ठीक है। तो फिर देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो उस पे शिफ्ट हो जाएगा, CH2 नेगेटिव। तो ये वाली साइड फिर क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। तो इसलिए कहते हैं कि जिस मतलब जैसे इस साइड, अभी मैं एक दिन ग्रुप में भी बता रही थी शायद कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल शिफ्ट होकर उस पर चली जाएगी, तो वो यही मैं बता रही थी कि देखो यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, और ये वाला जो यहाँ जो बॉन्ड था ये वाला वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो डेंसिटी इस कार्बन पे आई ना, तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो इसमें सेकेंड वाली साइड जो होगी ना वो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन B हो जाएगा। तुम लोग देख लेना, सेकेंड वाली साइड ज़्यादा रिएक्टिव होगी इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए सॉरी। अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। देखो 4 दिए हैं हमारे पास, नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, 7 मेंबर की ही रिंग है, ये B है, PQRS, ABC है, ठीक है। ये B है, ये A है, C है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें साइक्लो,
और ये डी में क्या है, देखो अब इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हकल्स रूल लगाते हैं। तो वो क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई n नंबर इंटीजर आता है तो वो एरोमेटिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे इसको तो ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास, एंटी एरोमेटिक आ रहा है। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं, हाँ एंटी एरोमेटिक क्वेश्चन में पूछा है तो तुम अगर इसको ऐसे लगाओगे तो ये क्या आ रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो तुम इस पे टिक करके और आगे बढ़ जाओगे और तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। जो इसमें मिलने वाले थे वो तो कटेंगे, जो सही में मिलने वाले थे वो भी कट जाएंगे। देखो ये ऐसे नहीं होती है रिंग, ये रिंग कैसे होती है, ऐसे देखो, ये जो नाइट्रोजन है ये इस कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये अपने अलग ही, ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है, ठीक है। देखो ये ऐसी रिंग होती है ये और ये हाइड्रोजन। देखो ये वाला जो नाइट्रोजन होता है वो इस कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता है, ये इसलिए क्या होती है, ये नॉन एरोमेटिक होती है ना। अब इसमें भी तुम अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो क्या करेगा, 6 से 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके इसको एरोमेटिक समझ लेगा अगर एरोमेटिक पूछा है तो। लेकिन देखो इसमें ये एक sp3 है तो उसमें सारे के सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। तो प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, इसमें क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कैसा है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक है ये भी। अब देखो 2 4 6 8, इसको देखने से भी ये भी हमको एंटी एरोमेटिक लग रही है। लेकिन देखो ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये टफ सेट में एग्जिस्ट करती है। कैसे, देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ये जो कॉन्जुगेशन होता है ना, ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो, यहाँ ऐसा कॉन्जुगेशन नहीं होता है टफ शेप होने के कारण, तो ये भी हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। हाँ ये फाइनली हमारे पास क्या आया, एंटी एरोमेटिक। तो ये भी नॉन एरोमेटिक, ये केवल एंटी एरोमेटिक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, अब है क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिर उससे कम, फिर उससे। देखो कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया, 8 अब करेंगे, ठीक है। बेंजोइक एसिड है जिसपे उन्होंने अलग अलग ग्रुप लगा के पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, और देखो बेंजोइक एसिड है, पहले पे उन्होंने पैरा पे Cl लगाया है, ये है PQRS है, PQRS से देखो इसमें अभी मैं ABCD लिख देती, ये P है, इसमें Q है, मेटा पे Cl है, R में क्या है, मेटा पे CH3 है, और S में पैरा पे CH3 है। देखो सबका पहले H+ रिमूव कर दो, मैं यही कर दे रही हूँ, मुझे नहीं तो डबल से लिखना पड़ेगा। ये H+ रिमूव कर दिया, ये H+ रिमूव कर दिया, ये H+ रिमूव कर दिया, और ये H+ रिमूव कर दिया। अब भाई एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो देखो सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब और सारा का सारा बेंजोइक का ही माइनस है। अब देखो इसमें है ना लगे हुए जो ग्रुप है वो डिसाइड करेंगे कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबको पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये क्या लगा रहा है, ये +M लगा रहा है,
और माइनस आई लगा रहा है, लेकिन Cl का प्लस एम डोमिनेट नहीं करता है। कौन डोमिनेट करता है? माइनस आई डोमिनेट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ क्या लगा रहा है? इसे बल माइनस आई लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है, ये प्लस आई प्लस एच लगा रहा है। तो जो भी प्लस वाले ग्रुप होंगे वो नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो देखो यहाँ वो दोनों तो डिस्टेबल करेंगे। अब ये दोनों डिस्टेबल करेंगे। अब इन दोनों में देखो, ये क्या है? माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, लेकिन ये साथ साथ प्लस एम लगा रहा है। माना कि डोमिनेट नहीं करता है, लेकिन लगा तो रहा है, कुछ तो करेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये जो Q वाला है वो P वाले से आगे आ जाता है। अब देखो इन दोनों में R और S, इसमें क्या इंडक्टिव लग रहा है? इंडक्टिव लग रहा है। इसमें इंडक्टिव के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, मतलब ज़्यादा डिस्टेबल करेगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? R, फिर आ जाएगा S। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। 8 का क्या ऑप्शन है हमारे पास? जिस मिला लेते हैं, क्या है? QPRS। तो QPRS मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8th वाले का, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछा है 9th में? अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ का इसमें भी सेम ऑर्डर पूछा है, वही नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 9। देखो 4 कंपाउंड दिए हैं, ये भी अच्छा, ये 1 2 3 4 है। 1 2 3 और में हमारे पास देखो, अब इसमें से हम एक एक करके माइनस हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबका फिर मैं वही कर रही हूँ, है ना, यहीं माइनस लगा दे रही हूँ। तो इसका एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, यहाँ से माइनस निकाल लो, या फिर क्या करो, ये माइनस यहाँ से निकाल लो, ठीक है। ये कैसे? ऐसे करके डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये वाला देखो, इसमें यहाँ माइनस आएगा या फिर कहाँ माइनस आएगा? एक माइनस यहाँ आएगा, है ना। थर्ड में से देखो, यहाँ से हम नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर हमने यहाँ से निकाला, सॉरी हाइड्रोजन निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे तो फोर्थ में क्या करेंगे? वहीं से हमें निकालना है वो हाइड्रोजन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जिससे। अब देखो इसमें क्या होगा, इस वाले में यहाँ से ये चलेगा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, इसमें भी सेम ये है। लेकिन देखो इसमें, सॉरी मैं ये वो बनाना भूल गई। देखो इसमें क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों कार्बन है ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो रिंग में जो है वो कार्बन वैसे ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे कार्बन को कितना sp3 कार्बन है उसको 109 एंगल चाहिए होता है, लेकिन वही वो अटेंड नहीं कर पाता है 109 स्ट्रेन के कारण। और तुम क्या चाहते हो, उसको नेगेटिव चार्ज वहां लेके उसका डीलोकलाइजेशन करा के उस कार्बन को sp2 बना दो, मतलब कि उसे कितना बॉन्ड एंगल चाहिए, 120 चाहिए। मतलब वो रिंग कैसी होनी चाहिए, फिर प्लेनर होनी चाहिए। और ब्रिज हेड ऐसी पोजीशन होती है, तो या तो प्लेनर कर लो या ये वाली पोजीशन कर लो। तो पॉसिबल, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ब्रिज हेड पे sp2 पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वाला, मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं, ये कार्बन sp3 हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आया और तुम इसको स्टेबिलिटी के लिए यहाँ डीलोकलाइज करा रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और 3 डिग्री वैसे ही अगर देखें तो 3 डिग्री कार्बो एनायन भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि 3 R ग्रुप का उसको इंडक्टिव
सेम मिलेगा। तो मतलब ये वाला जो है ना वो सबसे ज़्यादा डिस्टेबल है, तो इसको मैं सबसे लास्ट में लिख दे रही हूँ। कौन सा है ये? सेकेंड वाला। सेकेंड वाले की एसिडिटी सबसे कम होगी। अब देखो इन तीनों में कंपेयर करते हैं, पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं। देखो अब क्या होगा, ये यहाँ इसको मान लो जैसे देखो कि या इसमें क्या है, इसमें ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डी लोकेलाइज हो रहा है, इधर से आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर लोकेलाइज हो रहा है, मतलब कि एक बार में नेगेटिव चार्ज एक ही ग्रुप के साथ स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, एक बार में ये नेगेटिव चार्ज दो ग्रुप के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है। तो मतलब कि थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से तो ज़्यादा है, एसिडिक है। अब लेकिन थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करते हैं, तो देखो इसमें क्या है, इसमें भी सेम है जैसा इसमें, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है ऑक्सीजन, है ना। वो जब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकेलाइज होगा तो उधर कहेगी भाई मैं भी हूँ, तो वो फिर वो भी डीलोकेलाइज होगी इसके साथ। तो जब ये इसके साथ ऑक्सीजन डीलोकेलाइज होगी तब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकेलाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई केस नहीं है ऐसा, इसमें ये जब नेगेटिव चार्ज चाहे उस ऑक्सीजन के साथ डिस्टेबलाइज हो, जब चाहे इसके साथ डीलोकेलाइज हो, सॉरी स्टेबलाइज नहीं। तो इसलिए देखो इन दोनों में कौन जीत जाएगा? ये वाला। ये ऑक्सीजन के कारण ये पीछे हो जाएगा, और ये वाला तो इससे भी पीछे था, तो मतलब ये वाला कहाँ आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, थर्ड हमारे पास, और सबसे ज़्यादा कौन आ जाएगा? फोर्थ। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 4 3 1 2, 4 3 1 2। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर था ये हमारे पास? ये नंबर था हमारे पास 9, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में? हाँ, इसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो उन्होंने सिंपल सी हाइड्रोकार्बन की चेन्स दी हैं अलग अलग उसमें, और उस बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। देखो पहले क्या है, 1 2 3 4 एक है, 1 2 3 1 2 3 4 इसमें ये है, ये ए है हमारे पास, बी है, बी में क्या है, सी है, क्रॉस 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग, इसमें पहले ही देखो कि बॉइलिंग पॉइंट तो पूछा, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू तुमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें सरफेस एरिया का थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। देखो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों, मतलब इसमें जो है सबके सरफेस एरिया अलग अलग है। तो देखो इसके लिए एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या, एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि जो रूल होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो इन चारों में अगर तुम देखोगे तो सरफेस एरिया सबसे कम इसका है, इसलिए लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का हो जाएगा। लीस्ट ही पूछा है, हाँ लोएस्ट पूछा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11।